हेलो स्टूडेंट, भाइयों, साथियों, एसबी स्मार्ट लर्निंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग का बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है, जिसके लिए फास्ट रिवीजन के लिए प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। आप इसे ध्यान से देखें और समझें, और यह आपके बोर्ड के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। मैथ में वैसे लैंग्वेज का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। आप चाहे इंग्लिश से पढ़ रहे हो चाहे हिंदी से पढ़ रहे हो, तो लैंग्वेज का ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपको यदि कॉन्सेप्ट पता हो तो। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जो क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी बुक का ही पढ़ेंगे हम लोग। और क्वेश्चन जो संभावित क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी हम लोग देखते चलेंगे। पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग ये क्लास 10th मैथ आराम से समझेंगे कॉन्सेप्ट को, और जो नहीं समझ में आएगा या जो और भी क्वेश्चन होगा उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर, चमक रहा है क्या यहाँ पर? ठीक है, बस एक ही जगह चमक रहा है यहाँ पर, इसके बाद नहीं चमकेगा। हम थोड़ा सा कुछ लगा देते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन आपको पढ़ाऊंगा जरूर। ठीक, तो चैप्टर वन रियल नंबर। चैप्टर 1 रियल नंबर, इसमें हम लोग रियल नंबर यानी कि इसे बोल सकते हैं हम लोग वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? इसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए इन चीज़ों को कि संख्या। सबसे पहले संख्या को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं, जो संख्या से पहले आता है डिजिट। हम लोग यदि डिजिट की बात करेंगे, सबसे पहले मैथ में, चाहे मैथ वो लो क्लास का हो, निचली कक्षा का हो, चाहे हाईएस्ट कक्षा का हो, तो उसमें सबसे पहले जो डिजिट यूज किए जाते हैं केवल यही डिजिट हैं, 6 डिजिट। और ये 10 डिजिट होते हैं कुल मिला करके, 0 1 यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मिला करके टोटल 10 होते हैं। 1 2 3 यानी 1 से लेकर 9 तक ये है, और एक ये 10 तक। तो 10 तो ये अंक होते हैं, और इन्हें अंक बोलते हैं। एक एक तो लिखा हुआ है तो इसे अंक बोलेंगे। ठीक है, तो यदि लिखा गया है 456 456 लिखा हुआ है, तो इसमें कौन कौन से डिजिट हैं? तो 4 है, 5 है और 6 है, यानी 3 डिजिट से मिलकर के ये नंबर बना हुआ है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? चलिए ठीक, तो भाई ये डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, अब इसके बाद जो संख्याएं होती हैं वो संख्या एक या एक से अधिक डिजिट से मिलकर बनता है। जैसे हम बोलें एक भी क्या है? एक संख्या है।
ठीक है। और ये 10 भी क्या है, एक संख्या है, ठीक। और तो इसके बाद जितनी भी अंकों से मिलकर के बनती हैं उन्हें संख्याएं बोलते हैं, संख्याएं बोलते हैं। अब संख्याएं के टाइप होते हैं, टाइप यदि हम लोग समझें तो टाइप की बात करें तो प्राकृतिक संख्या, शॉर्टकट में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं या हिंदी में ही समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, केवल 1 से 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक, यानी कि इधर वाली संख्या 1 से इधर वाली यानी प्लस वाली संख्या को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके आगे जितने भी नंबर हैं सब प्राकृतिक संख्या में आएगा, यानी नेचुरल नंबर में आएगा। इसको हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर एक और बात करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्या की। क्या होता है पूर्ण संख्या, क्या होता है पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर में क्या कहता है ये, प्राकृतिक संख्या तो रहेंगे ही रहेंगे, प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन जीरो को और इसमें सम्मिलित कर देते हैं तो इन संख्याओं को हम लोग बोलने लगते हैं पूर्ण संख्या। यानी ये पूर्ण संख्या हो गया, अब जीरो से लेकर के अनंत तक, यानी 0 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्या कहलाएंगे। और कोई कहेगा कि भाई जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है, कहोगे कि नहीं, कहेंगे कि नहीं, क्योंकि ये जीरो जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं पाया जाता है, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक पाया जाता है प्राकृतिक संख्या में, तो एक को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, ठीक है, 2 को बोल सकते हैं। तो इतना बात समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखें, नहीं समझ में आ रहा है तो नो। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या जो होता है, इन पूर्ण संख्याओं को तो इसमें पूर्णांक तो बोलेंगे ही बोलेंगे, पूर्णांक तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बट इसके साथ ये जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के अनंत तक पूर्णांक में आएगा। ये पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, लेकिन इसके साथ साथ -1 -2 यानी -2 -3 से लेकर के इधर जितने भी माइनस वाले नंबर्स होंगे इन सब को बोलेंगे हम लोग पूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक, यानी इंटीजर्स नंबर्स बोलेंगे। समझ में आ रहा बात इतना, ठीक है, इंटीजर्स नंबर्स बोलेंगे इसमें, इंटीजर्स नंबर, ठीक। चलिए ये हो गया इंटीजर्स नंबर। अब इसके बाद हम लोग अब इसके बाद बात करेंगे, ये हो गया हमारा पूर्णांक। इसके बाद पूर्णांक में क्या होता है, इधर ये माइनस वाले जो पूर्णांक होता है इसे बोल सकते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और इस प्लस वाले को इधर बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और ये जो बीच वाला होता है, ना ही ये धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, यानी जीरो ना ही प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है। इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यदि समझ में आ रहा हो तो भाई अपने दोस्तों को, जो भाई बहन हो, जो पढ़ने योग्य हो, जो जिनके काम में आ सकें, उनको यह वीडियो शेयर कर दिया कीजिए भाई, ठीक है। आपके लाइक से, सब्सक्राइब से हो सकता है किसी का भविष्य बन जाए शेयर करने से, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ रहा है। तो पूर्णांक संख्या, अब जैसे एक नोट में हम लोग लिखेंगे, नोट में अक्सर ये स्टूडेंट डाउट में होते हैं, जैसे लिख दिया गया ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ये हुआ, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ये हुआ बाबू कि जो ऋण न हो, जो माइनस में न हो, अर्थात ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब हुआ धनात्मक पूर्णांक। क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक हुआ। इतना बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जो ऋणोत्तर पूर्णांक यदि लिखा हुआ है तो उसका मतलब हुआ कि धनात्मक पूर्णांक। यदि कहीं पर लिखा है शून्येतर, शून्येतर, शून्येतर लिखा हुआ है तो शून्येतर का मतलब है
कि शून्य के अलावा, जीरो के अलावा कोई भी संख्या, उसे हम लोग शून्येतर संख्या बोलते हैं। जीरो के अलावा, ठीक है, शून्य के अलावा कोई नंबर है तो उसे हम लोग बोलते हैं शून्येतर। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो अब आते हैं हम लोग, यही हमारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे इसे समझेंगे तब जाकर के बाकी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग समझ लेते हैं सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, सम संख्या हम लोग उन संख्याओं को कहते हैं जो दो से विभाज्य हो जाए। जो दो से विभाज्य हो जाए उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। जो दो से विभाज्य हो, दो से विभाज्य हो, इसको जो दो से संख्याएं कट जाए, विभाज्य का मतलब कट जाए, पूरी पूरी कट जाए। यदि दो से उस संख्या में हम लोग भाग दें तो उसका शेषफल यदि जीरो बचे, यदि शेषफल ना बचे, दशमलव में भाग नहीं ले जाना है, दो से भाग दें लेकिन दशमलव में भाग नहीं ले जाना है, तब उस केस में यदि शेषफल जीरो बच रहा है तो उस संख्या को हम लोग सम संख्या कहेंगे। जैसे हमने बोल दिया 5 बताइए, तो 5 में यदि हम 2 का भागा दें तो 2 दूनी 4, बच गए, यहाँ पर शेषफल 1 बच गया। यानी अब दशमलव में नहीं ले जा करके भाई काट देना है, 2 5 10 का है भाई, सर कट गई है, शेषफल 0। तो ऐसा वाला नहीं, दशमलव में भाग नहीं ले जाना है, 2 से किसी भी संख्या को भाग दो, यदि 2 से वो कट जाए, पूर्णतः कट जाए, कंप्लीटली कट जाए भाई, 2 दूनी 4, जैसे इस तरीके से, तब अब यहाँ पर ये जो संख्या 4 होगी ये सम संख्या होगी। संख्या को पहचानने का तरीका कैसे कि वो सम संख्या है, उसका लास्ट डिजिट कोई भी है, कोई भी नंबर हो, उसका जो लास्ट वाला डिजिट होगा, लास्ट वाला अंक जो होगा, अभी समझाए हैं अंक क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। यदि अंक, लास्ट वाला अंक यदि 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, लास्ट डिजिट यानी अंतिम वाला अंक, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट। यदि भाई ये समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए भाई। ठीक है, बहुत मेहनत से कोई वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, सम संख्या हो गया। इसके बाद हम लोग विषम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में समझेंगे। ऑड नंबर, विषम संख्या का मतलब यही हुआ कि जो दो से विभाज्य न हो, दो से विभाज्य न हो, दो से विभाज्य न हो, उन संख्याओं को हम लोग बोल देते हैं विषम संख्या। क्या बोल देते हैं? विषम संख्या बोल देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में एक आप लिख लेते हैं सम संख्या में, जैसे कोई भी नंबर से लिखिए 5 6 7 और लास्ट में 8 हो गया। 8 लास्ट वाला कौन सा डिजिट है? 8 है, इसलिए यह कौन सा होगा? सम संख्या होगा। इसका देखते हैं विषम संख्या में, विषम संख्या का जो लास्ट वाला डिजिट होगा कोई भी नंबर से, कितना ही बड़ा नंबर, तो उसका जो अंतिम वाला लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट जो होगा, लास्ट डिजिट तो या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या 9 होगा। इन पांचों में से कोई एक तो है तो वो समझ लीजिए कि कौन सी संख्या विषम संख्या है। जैसे एग्जाम्पल में देखें हम लोग, तो एग्जाम्पल में बोलेंगे 5 6 7, देखिए लास्ट वाला डिजिट अंक कौन सा? 7 है, इसलिए यह विषम संख्या है। कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 0 1 4 8 और लिख दीजिए 3, लास्ट वाला अंक कौन सा आ गया? 3 आ गया, इसलिए यह कौन सी संख्या कहलाएगी? ऑड नंबर। ठीक ठीक, हाँ ऑड नंबर, ये विषम संख्या हो गया। इसके बाद हम लोग समझते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या समझ लेते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या हम उन्हें कहते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं जिनके जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक गुणनखंड में क्या क्या हो? दो से अधिक गुणनखंड, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। कौन से? दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड। अभी समझेंगे अभाज्य गुणनखंड भी क्या होता है। दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हो, दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, या तो ऐसे भी कह सकते हैं, या वह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त संख्या से विभाज्य, अतिरिक्त संख्या से विभाज्य हो। क्या हो? विभाज्य हो, वह संख्या क्या कहलाएगी?
वह संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा हूँ। इसके बाद अब आते हैं अभाज्य संख्या, समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या यदि हम लोग समझेंगे तो अभाज्य संख्या की बात करता है, अभाज्य संख्या की बात करेंगे। एग्जाम्पल भी इसका देख लेते हैं थोड़ी सी। एग्जाम्पल में जैसे हम बात करें दो, यदि दो का यदि देखेंगे अभाज्य गुण का भी समझ लेते हैं इससे भी। तो अभाज्य गुणखंड का मतलब होता है उसका गुणखंड करें हम लोग। दो का जैसे गुणखंड करेंगे ऐसे कैसे करते हैं हम लोग, 2 1 का 2। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, 2 बराबर 2 गुणे 1। अब इस 2 से कोई और छोटा तो हो ही नहीं सकता नंबर, यानी फैक्टर में भाई मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। तो भाई इन नंबर्स को बोलते हैं क्या, अभाज्य गुणखंड। गुणन खंड, गुणा के रूप में, खंड खंड छोटा छोटा रूप में लिखते हैं गुणे के रूप में, है ना, और उससे छोटी संख्या ना हो पाए उसे बोलते हैं अभाज्य गुणखंड। तो 2 बराबर 2 गुणे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो ये 2 और 1 है ये अभाज्य गुणखंड है। बट हमने क्या बोला भाज्य संख्या में कि 2 से अधिक अभाज्य गुणखंड, क्या 2 से अधिक है? नहीं है। इसका मतलब ये वाला भाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, और यह दूसरा वाला डिफिनेशन देखें, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 2 को काटो, 2 तो केवल 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद जितने भी होंगे 4 6 9 ये सब जितने होंगे सब भाज्य संख्या होंगे। बात समझ रहे थे? ठीक है, एक को भी लेते हैं अभाज्य गुणखंड, हाँ लेते हैं, एक को भी अभाज्य गुणखंड में लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो गुणा करने पर उस संख्या के भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 1 का 2, तो एक को अभाज्य गुणखंड में हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये भाज्य हो गया। इसके नीचे अब हम लोग देख लेते हैं, हो जाएगा यहीं पर। चलिए इधर इधर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग अभाज्य गुणखंड, अभाज्य गुणखंड देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड, सॉरी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो देख लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या कहता है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणखंड न हो, 2 से अधिक गुणखंड न हो, 2 से अधिक गुणखंड न हो, 2 से अधिक गुणनखंड न हो। ठीक है, या तो वो केवल एक और स्वयं से विभाजित, एक और स्वयं से, यानी अपने से कटे केवल, और एक और स्वयं से विभाज्य हो या विभाजित हो। ठीक है, विभाज्य है, बात में आ रहा था कि ठीक है। तो वह अभाज्य संख्या, जैसे एग्जांपल में सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें हम लोग, 2 होता है, फिर उसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इस तरीके से जो संख्या केवल एक से कटे और स्वयं से कट जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं सभाज्य संख्या क्या होता है। सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्याएं हम लोग वहां देखते हैं जब संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याएं जब उपस्थित हो, उन संख्याओं को हमें बताना हो कि ये सभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो किस तरीके से बताते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 ठो है, मान लेते हैं ए और बी कोई 2 संख्याएं हैं, इनका हम यदि गुणखंड करें, गुणखंड में देखें कि दोनों में क्या क्या है, यदि दोनों में से केवल एक कॉमन हो पाए, यानी जो इसमें है और जो इसमें है, दोनों में कोई भी कॉमन न दिख रहा हो, सेम न दिख रहा हो, तो उस केस में एक ही कॉमन होता है, और इन संख्याओं को हम लोग सभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे बोल सकते हैं 3 और 5, 3 और 5 को मतलब 3 और 5 में से कॉमन संख्या कौन कौन ले सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता, केवल एक ही हो सकता है ना। एक के अलावा कोई अन्य संख्या, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि दी गई संख्याओं को केवल एक संख्या एक यदि काट सके तो उन संख्याओं को सभाज्य संख्या बोलते हैं। या उन संख्याओं में से केवल एक ही कॉमन हो, यानी एक कॉमन हो, तो उस संख्या को बोलते हैं हम लोग सभाज्य संख्या बोलते हैं। बात समझ आ रहा है? तो इसके बाद और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने बोल दिया मतलब 2 और 4 तो सभाज्य होगा ही नहीं, क्योंकि 2 को 2 भी काटेगा, 2 4 को भी काटेगा, यानी केवल एक ही संख्या काटनी चाहिए, लेकिन 2 भी काट रहा है, 1 भी काट रहा है। और यहीं पर हम यदि 5 को लिख देंगे, तब भाई ऐसी संख्या बताओ जो तीनों को काट दे, यानी सिंपल से भाषा में हम बोल सकें, यानी दी गई संख्याओं का यदि HCF यदि 1 हो जाए, HCF निकालने आता है ना, अभी बताएंगे इसके आगे। HCF यदि 1 हो जाए, दी गई संख्याओं का HCF यदि 1 हो जाए, तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग, सभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक।
इसके आगे अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक है, ये बेस थे। जिसको जो डाउट है कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, अब समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्या के बारे में समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या हम ऐसी संख्या को कहते हैं जिन संख्याओं को हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, चाहे p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में आपके p बाई q लिखा होगा, चाहे a बटे b लिखा होगा, तो आप समझ लीजिए। तो भाई a बटे b जो है कि कोई किसी भी संख्याओं को यदि हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, और a और b ये दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक अभी जस्ट हमने समझाया ही था, यहाँ पर लिखा था, इसीलिए तो समझे थे हम लोग पूर्णांक, है ना। तो a और b पूर्णांक में से कोई भी होना चाहिए, लेकिन दोनों का दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और नीचे वाला पूर्णांक में 0 भी था, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। तब इन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। समझ में आ रहा बात? एग्जाम्पल में यदि हम लोग बात करें, लिखें जैसे 3/5, 3 भी क्या है? पूर्णांक है। ये भी क्या है? पूर्णांक है। हम 0 लिखेंगे, 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हर में, इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 होता है, मान लेते हैं ऐसा हम लोग, है ना। ये क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आप कुछ भी लिखोगे उसका वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। यदि लेकिन ऐसा लिखा हुआ है 5/0 लिखा हुआ है, 5/0 लिखा था, क्या यह परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई भी डिफिनीशन नहीं है। इसे बोलते हैं नॉन डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉन डिफाइंड बोलते हैं। बात समझ आ रहा है? ठीक है। अब ये इसका दशमलव वाला जैसे 0.22222, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। और ये भी 3, 2 यहीं तक समाप्त हो गया ये। तो ये वाला और ये दोनों के दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या a बटे b के रूप में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसका ये दशमलव वाला प्रसार है, दशमलव प्रसार है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि इसको a बटे b के रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद अभी थोड़ा सा इसके अपरिमेय संख्या समझ लेते हैं। क्या बात समझ में आया? ठीक है, समझ में आया तो यस लिखें और सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या की यदि हम लोग बात करें तो अपरिमेय संख्या कहता है कि ऐसी संख्या जिसको हम a बटे b के रूप में न लिख सकें, लेकिन क्या कंडीशन है a बटे b के रूप में लिखने का? कि भाई a बटे b के रूप में यदि नहीं लिख सकें, कैसे? जब दोनों के दोनों पूर्णांक हो, a बटे b के रूप में न लिख सकें, उस केस में जब a और b दोनों पूर्णांक हो जाएगा, दोनों पूर्णांक यदि हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यदि a और b में से कोई भी एक ठो पूर्णांक नहीं है तो समझे कि वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे यदि हम लोग बात करें, जैसे यदि यहाँ पर लिख दिया √2, रूट वाला क्या संख्या परिमेय में हम लोगों ने लिखा था? नहीं, पूर्णांक में लिखा था? नहीं लिखा था। तो इसलिए यह एक पूर्णांक नहीं है, और यदि इसे बोल सकते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। यदि लिखा हुआ है √3 बटे कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 लिखा हुआ है, तो ये तो a बटे b के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन उस केस में कह रहा है कि आप इस तरीके से नहीं लिख सकते a बटे b, जैसे कि दोनों का दोनों पूर्णांक हो, इस रूप में नहीं लिख सकते आप। समझ में आ रहा बात? आपको तो बटे के रूप में दिखेगा ये, लेकिन दोनों का दोनों पूर्णांक हो ऐसा नहीं हो सकता अपरिमेय संख्या में। बात समझ में आ रहा है? वही बात ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई ऐसा हो, यदि इसके हर में 0 हो जाए, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉन डिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब ना ही वो परिमेय होगा ना ही अपरिमेय होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसका जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार यानी कि कभी इसका हम लोग दशमलव प्रसार यदि बात करें तो ये अलग हो जाएगा। पहले इसका देख लेते हैं। जैसे कह रहा है 0.1324 0.543
इस तरीके से जो ये क्या है, इन्फानाइट तक है ना, आगे तक जा रहा है ये। अब हो क्या रहा है कि इसमें दशमलव के बाद देख रहे हैं कि 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 0 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 4 के बाद 3 आ गया, यहाँ 4 के बाद 0 था। मतलब कि यहाँ पर कोई फिक्स नंबर या फिक्स डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है, डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यह अपरमेय में आता है। और जब ये अपरमेय में आता है तो हमने बोला कि भाई अपरमेय को a बटे b के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपरमेय है, तो इसलिए इसे a बटे b के रूप में नहीं लिखना है, ठीक है, माथा पच्ची नहीं करना है। ठीक है, तो तुम ही आकर पढ़ा लो भैया। चलो देखो, तो भाई डेसिमल एक्सपेंशन जो है, दशमलव प्रसार जो है, इसका हम ए बटे की, यदि डेसिमल एक्सपेंशन है अपर में संख्या का, तो उसको हम ए बटे बी के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, मजाक नहीं करो, पढ़ो भाई, नहीं तो जिंदगी मजाक बन जाएगी। खूब मजाक कर लो। चलो देखो भाई, ये हो गया इतना चीजें। अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे बात करते हैं हम लोग अब दशमलव प्रसार की। दशमलव प्रसार की बात कर लेते हैं। दशमलव प्रसार में आ जाता है क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं आता है तो और ठीक है। चलिए ठीक, दशमलव प्रसार अब हम लोग समझेंगे, क्योंकि दोनों में दशमलव था, दोनों में दशमलव प्रसार था, परमीय संख्या में भी और अपरमीय संख्या में भी। उन दोनों के दशमलव प्रसार को थोड़ी सी हम लोग एक्सप्लेन करके समझते हैं, एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव प्रसार दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है, बोल सकते हैं, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा टाइप होता है, दूसरा टाइप होता है आवर्ती, सॉरी, अशांत, क्या बोल सकते हैं इसे, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार में यूं होता है कि दशमलव के कुछ स्थान बाद जाकर के वो समाप्त हो जाता है, वो नंबर क्या हो जाता है, वो दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है। उसका यदि फिक्स हमें पता रहता है कि कितने अंकों तक वो गया है दशमलव, तो उसे हम लोग जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बोले हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं, 1.1, दशमलव के 1 अंक तक गया, समाप्त हो गया। दूसरा वाला यदि हम लोग देखेंगे तो 3.5, 2, 4, दशमलव के 3 अंक तक गया। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, 4, 1, 0, 0, 1, 2, इस तरीके से। तो ये सब शांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, अशांत दशमलव के अशांत होगा, दशमलव के बाद जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ तक जा रहा है। बात समझ रहा है? ठीक है, तो ये अशांत दशमलव प्रसार में भी ये दो टाइप का हो जाता है, ये टाइप का दो टाइप का हो जाता है। पहला हो जाता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, क्या हो जाता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। एक होता है अशांत, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। बात समझ में आता? ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में क्या है कि इसमें अशांत तो रहेगा ही, यानी कि दशमलव के बाद ये जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। बट आवर्ती का मतलब है कि रिपीट करता रहेगा वो नंबर। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें, एग्जाम्पल जैसे यदि हम दशमलव लगा दिए, दशमलव के पहले 0 लगा देते हैं अच्छा लगने के लिए, 0.2, 2, 2, इस तरीके से जा रहा है, इसके पीछे डैश 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 से कर देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह दूर तक जा रहा है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.2 पर जो संख्या रिपीट कर रहा है
जो डिजिट रिपीट कर रहा है उस पर हम लोग बार लगा देते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसमें जो है, अब ऐसे भी हो सकता है, पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप ऐसे भी हो सकता है 0.1 2 1 2, यहाँ पर 2 अंक बार बार रिपीट कर रहा है, इसके लिख सकते हैं 0.1 2, दोनों को बार से बना देंगे। तीसरा टाइप हो सकता है कि दशमलव के एक अंक के बाद से रिपीट करना, जैसे 1 2 2 2 2 2 2 2, तो यहाँ पर ऐसे ही तरीके से लिखेंगे 0.1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, भाई 2 बार बार रिपीट कर रहा है तो 2 पर बार बनाएंगे, बात समझ आते थे। चौथा ऐसे ऐसे भी हो सकता है 5, फिर 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 4.315 हो गया, फिर 1 2 पर इस तरीके से बार बना देंगे, बात समझ रहा था, बार बना देंगे। ठीक ठीक, चलो देखो भाई, अशांत अनावर्ती में क्या है, अशांत अनावर्ती का नाम लेते ही अपरिमेय संख्या ध्यान में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये कहता यूं है, अभी समझाया था अपरिमेय में कि उसका कोई भी डिजिट जो है, अंक जो है रिपीट नहीं करता है। जैसे इसमें दशमलव के बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं करेगा, 1 3 4 0 4 5 3 1 3 7, कुछ भी इस तरीके से कुछ 45.708 4 3 5 इस तरीके से, इसमें कोई भी फिक्स डिजिट रिपीट नहीं करता है। समझ वाला बात था। तो ये दशमलव प्रसार हुआ। अब देखिए ये जो दोनों चीज हैं, ये दोनों के दोनों परिमेय संख्या में आते हैं। कौन कौन, अशांत आवर्ती और शांत दशमलव प्रसार, ये दोनों परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। किसका है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। परिमेय संख्या यानी a/b के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है परिमेय संख्या के ये दशमलव प्रसार है, इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या। इसका मतलब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ रहा है, ठीक है, a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी लिखना हम लोग समझेंगे, लेकिन a/b का दशमलव प्रसार कैसे पहचानेंगे कि कौन सा है, बिना हल किए। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक तो हल करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, तो विदाउट हल किए, विदाउट भाग किए, भाग वही के भाई बिना भाग किए हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा दशमलव प्रसार है, इसका शांत वाला है कि अशांत आवर्ती वाला है। ये जो अशांत अनावर्ती है, ये अपरिमेय संख्या, इन्हें बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। जैसे ही अपरिमेय संख्या बोलेंगे इसे, तो अपरिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। जब a/b के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा था बात। छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि नहीं पढ़ना है, छोड़ देने का मतलब कि इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर इसको हम लोग a/b के रूप में नहीं लिखेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग परिमेय संख्या की इन दोनों जो दशमलव प्रसार है, इनको थोड़ा सा अब हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए ठीक। तो भाई परिमेय संख्या का ये जो दशमलव प्रसार है, इनको हम लोग देख लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। a एंड b दोनों का दोनों पूर्णांक होना चाहिए, दोनों का दोनों पूर्णांक होना चाहिए साथी, और b नीचे वाला जो है हर एक 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाले का मतलब कुछ और नहीं। देखो भाई a एंड b पूर्णांक हो, b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इसका दशमलव प्रसार जैसा हमने बताया कि दो टाइप हो सकता है, एक हो सकता है शांत दशमलव प्रसार हो सकता है, और एक हो सकता है क्या, एक हो सकता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है भाई, शांत दशमलव प्रसार यानी कि कोई भी यदि परिमेय संख्या लिखा है, परिमेय संख्या कोई लिखा है a/b के रूप में, यदि a/b के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे बिना भाग किए बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना ये है कि जो नीचे वाला यानी जो हर है b है, इसका गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए बता देते हैं कैसे करते हैं।
जैसे हमें मान लेते हैं कि हमें 80 का करना है गुणनखंड, तो भाई सबसे छोटी संख्या से हम लोग काटने का प्रयास करते हैं पूर्ण संख्या से। तो 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, फिर 2 पाँच 10, फिर 5 से काट दिया भाई। ठीक है, तो ये टोटल जो है ये सब क्या है, इसके गुणखंड हो गए 80 के गुणखंड। यानी 80 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, कटवाएं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 5, ये क्या होगा, इसका गुणखंड हो गया। तो इसी प्रकार से शांत दशमलव प्रसार में कोई यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यदि हम देखना चाहते हैं कि कैसा शांत है, यदि शांत होगा, यदि वो शांत होगा तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, उसका यदि हम गुणखंड करेंगे तो उसका गुणखंड, उसके गुणखंड में या तो 2 मिलेगा या तो 5 मिलेगा या दोनों मिलेगा। ठीक है, 2 घाते n गुणे 5 घाते n का मतलब है ये कि उसका जो हर हो सकता है या तो 2 बार हो या तो 5, जैसे यहाँ पर 5 एक बार हो। तो इसी तरीके से उसके गुणखंड में केवल यही मिले, 2 और 5, या तो 2 मिले या तो 5 मिले या दोनों मिले। बात समझ आते थे। इसके अलावा कोई भी और डिजिट मिलना ही नहीं चाहिए, डिजिट अभी समझाए थे जस्ट। तो भाई ये जो डिजिट है 2 और 5, इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं मिलना चाहिए। यदि है तो वो शांत दशमलव प्रसार नहीं है, समझो। यदि यही है केवल, यदि 2 और 5 ही है केवल, तो ये समझना कि इसका दशमलव प्रसार ऑल टाइम ऑलवेज शांत दशमलव प्रसार होगा। बात समझ रहा थे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, जैसे हमने लिख दिया 13/8। तो भाई अब एक और चीज है कि इसका एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि ए और बी, ए एंड बी, ये क्या होने चाहिए, ये सहभाज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सहभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। तब उस केस में हमें नीचे वाले का गुणनखंड करना है, सहभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। ए एंड बी क्या होने चाहिए, सहभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तब इस केस में बी का गुणनखंड करना है और देखना है कि 2 और 5 है, तब समझना कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका शांत होगा बिना भाग किए। समझ में आता है बात। इसका देखें, जैसे 13 और 8 क्या किसी नंबर से कट रहे हैं, किसी डिजिट से नहीं कट रहे हैं, तब नीचे वाले का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 13/2 घाते 3। क्या दिख रहा है आपको, इसमें 2 ही केवल है ना। तो ये इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। बात समझ आता है। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि भाई यदि 5 होता तब भी, जैसे मैंने बोल दिया कि 13/10, तो 13/10 में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों दिख रहे हैं। ठीक है, या तो ऐसे रहता 13/5 केवल रहता, तब इसका दशमलव प्रसार कैसा रहता, शांत ही रहता। कैसा रहता, शांत ही रहता। समझ में आ रहा बात। अब इतना बात समझ में आ गया तो भाई अब ये भी समझेंगे हम लोग एकदम अच्छे से, डीप में, ज्यादा डीप में नहीं, मतलब कि इतना जिससे हम लोग को अच्छी खासी नॉलेज हो जाए। ठीक है, अच्छे खासे ज्ञान आप गेन कर पाए, नॉलेज गेन कर पाए। तो भाई अब हम ये भी पता कर पाएंगे सर, यदि शांत दशमलव प्रसार है, इसका मतलब है कि दशमलव के कुछ अंक जा करके वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो वो भी हमें बता दीजिए कि कैसे पता करेंगे कि दशमलव के कितने अंक बाद जा करके वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहीं से हम लोग समझते हैं इस बात को। देखिएगा, यदि आपका कोई भी परिमेय संख्या है जहां ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है, तब इस केस में आपको क्या दिखना है कि नीचे वाले का जो आपने गुणनखंड किया हुआ है 2 घाते m गुणे 5 घाते n, तो इसमें देख लेना है कि कौन सा है इसमें से, यानी कि किसका वैल्यू ज्यादा है, मतलब किसका गुणनखंड ज्यादा है, किसका गुणनखंड ज्यादा बार है। तो यानी 2 का यदि ज्यादा बार है, 5 का ज्यादा बार है, यानी कि m का वैल्यू n से ज्यादा है, m का वैल्यू n से ज्यादा है, m का वैल्यू n से ज्यादा है, तब इस केस में क्या होगा कि दशमलव के m स्थान बाद, दशमलव के m स्थान बाद जाकर के m स्थान तक क्या होगा, दशमलव के m स्थान तक क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा गुण नंबर। समझ में आ रहा है, दशमलव प्रसार वो क्या हो जाएगा, m स्थान तक वो समाप्त हो जाएगा। यदि n यदि ज्यादा है, यानी n का वैल्यू यदि ज्यादा है, n का वैल्यू ज्यादा है, तब क्या बोलेंगे कि दशमलव के n स्थान तक जाकर के वो क्या हो जाएगा, संख्या, वो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात समझ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक, इतना बात समझना है।
अब देख लेते हैं हम लोग, जैसे अब इसमें तो भाई 5 है या नहीं है, 2 है, तो भाई यहाँ पर 5 है या नहीं, तो 5 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो भाई यहाँ पर 2 के घात में 3 है, 2 घात में 3 है, तो यहाँ पर दशमलव के 3 स्थान बाद जाकर के वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको हम देख भी लेते हैं, देख भी इसको दिखा भी देते हैं। जैसे 13 में आप भाग दीजिए 8 का, ठीक है, 8 कम 8 घटा देंगे, बच गया 5। अब भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, हो गया 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, बच गया 2। फिर दशमलव लगाइए, अपने आप 0 बन जाए, बढ़ जाएगा इसमें, 8 दूनी 16। फिर यहाँ पर 8 दूनी 16, बच गया कितना, 4, घटा देंगे तो अब दशमलव लगाइए, अपने आप कितना देगा, 8 पाँचे 40, 8 पंजे 40, क्या होगा भाई, खत्म पिट्टम हो गया ना। यानी कि दशमलव के 1 2 3 स्थान तक क्या हो गया, समाप्त हो गया। यही चीज हम लोग समझ रहे थे। जिसको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से चालू करके पीछे करके समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये इतना बात समझ में आया था चीज, ठीक है। अब कोई इसको और भी समझ लेते हैं कि भाई कहीं दशमलव प्रसार है तो उसको हम लोग ए बटे बी के रूप में कैसे लिखें। तो ये तो बहुत आसान है, शांत वाला। जैसे हम बोलें, जैसे हम बोल दिए कि भाई 0.32 लिखा हुआ है, दशमलव के 2 अंक तक गया है, तो कोई बात नहीं, ये आपको लिखना है, क्या लिखना है, 3 2 यानी 32 लिखना है, बटे के दशमलव के कितने अंक तक था, 2 अंक तक है, तो 2 शून्य वाला यानी 100 लिखना है आपको। उतने सैकड़े आपको उतने दहाई बढ़ाते जाने हैं, समझ में आ रहा था बात, ठीक है। अब यहाँ पर यही बात कह देगा 1.35 बताइए, तो आपको कुछ लिखना है भाई, ये दशमलव के पीछे है तो इसे आगे को लेकर लिखेंगे, 135 बटा के दशमलव के पीछे वाला देखेंगे, तो 2 अंक तक है तो 2 शून्य यानी 100, यानी यदि 3 अंक रहता तो 3 शून्य बढ़ा देते हैं। इतना बात समझना, ये बहुत आसान है। और जो कट रहा है तो उसे काट भी सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 एक 5, फिर 5 दूनी 10, 5 में शून्य, यानी 21 बटा कितना आ गया, 200। तो ये भी क्या हो गया, इसका ए बटे बी फॉर्म में हो गया, परमिशन क्या समझ में आ रहा था बात। चलिए ठीक है, तो इतना बात समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें भाई। ऐसे कोई व्यक्ति होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको यह आवश्यकता होगी, तो उसको आप यह वीडियो शेयर कर दिया करिए, ठीक है। बहुत मेहनत से यह वीडियो बनती है और बच्चों तक पहुंचाना, जो नॉलेज लेना चाहता है, इसका हो सकता है कि वो किसी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये कंपटीशन एग्जाम के लायक भी हैं, ये काम देंगे कंपटीशन एग्जाम में भी, समझ में आ रहा था बात। तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं 10th तक, ये आपका बेस होता है, पूरा का पूरा बेस। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का मैथ उठाकर देख लीजिए, पूरा का पूरा आपको 70 से 80% मिल जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा 10th में, 9th 10th। तो कॉन्सेप्ट को आप भी पढ़िए, यदि आप 10th में हैं तो इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिए। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले में, यानी कि ये शांत दशमलव प्रसार हो गया, इसके बाद वाले में मिलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यानी कि ए बटे बी के रूप में है। तो इसे कैसे पहचान लेंगे कि ये अशांत आवर्ती है, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा, ये सब चीजें हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।